क्या आपके मन में कभी ये सवाल उठा है कि पाकिस्तान में बुर्का पहनना एक गर्व की बात क्यों मानी जाती है, जबकि फ्रांस में वही बुर्का पहनना प्रतिबंध है और उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है? क्यों अमेरिका में तलाक एक सामान्य बात मानी जाती है, जबकि भारत में तलाक लेना आज भी एक सामाजिक कलंक समझा जाता है? ये सवाल सिर्फ कपड़ों या रिश्तों तक सीमित नहीं है। यह बात है परंपराओं की, नैतिकता की और सामाजिक नियमों की। वो समाज जो हमें बताता है कि क्या सही है और क्या गलत। वो समाज जो हमारे आचरण की सीमाएं तय करता है। वो नियम जो एक जगह नैतिकता कहलाते हैं तो दूसरी जगह अपराध। लेकिन सवाल यह है, यह नियम बनते कैसे हैं? कौन तय करता है कि किसी समाज में कौन सा व्यवहार सामान्य होगा और कौन सा अपराध? और सबसे दिलचस्प, क्यों एक समाज के नियम दूसरे समाज से बिल्कुल अलग होते हैं? क्या ये नियम धर्म से बनते हैं? क्या कोई कानून निर्माता इन्हें बनाता है, या फिर ये हमारे डर, ज़रूरतों और परंपराओं से उपजते हैं? आज हम इसी पर बात करेंगे कि समाज में नियम कैसे बनते हैं। यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये नियम केवल कानून की किताबों में नहीं लिखे होते हैं, बल्कि ये हमारी परंपराओं, मान्यताओं और सोच में छिपे होते हैं। क्योंकि ऐसे कई नियम हैं जो कानून में नहीं लिखे होते, फिर भी हम उन्हें मानते हैं। और कुछ ऐसे भी नियम हैं जिन्हें कानून अपराध मानता है, लेकिन समाज उन्हें सामान्यता देखता है, जैसे छुआछूत, जिसे आज भी देश के कई हिस्सों में खुलेआम देखा जा सकता है, भले ही संविधान के अनुसार अपराध हो। तो आइए आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करें कि समाज में नियम बनते कैसे हैं और ये किसके लिए बनते हैं। नियम कैसे बनते हैं, यह जानने से पहले हम जानेंगे नियम होते क्या हैं। नियम एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही मन में अनुशासन, बंधन और सीमाओं की छवि उभरती है, जैसे कोई अदृश्य रेखा हो जो हमें बताती है यह करो, यह मत करो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है यह रेखा खींचता कौन है? नियम केवल कानून की धाराओं में नहीं होते, वे केवल सरकार या अदालत द्वारा बनाए गए दस्तावेज नहीं हैं। नियम दरअसल वे ढांचे हैं जिनमें हमारा पूरा सामाजिक जीवन ढला होता है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसे कोई नहीं सिखाता कि लड़कों को नीला और लड़कियों को गुलाबी पहनना चाहिए। फिर भी वह धीरे धीरे सीख जाता है। क्यों? क्योंकि समाज के अनकहे नियम जो न किताबों में है न संविधान में, वह हमारे व्यवहार को आकार देने लगते हैं। अब सवाल आता है, नियम कितने प्रकार के होंगे? तो नियम मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला, औपचारिक नियम जिन्हें सरकार बनाती है, जैसे ट्रैफिक के नियम, टैक्स भरना या बाल श्रम पर रोक। और दूसरा नियम है अनौपचारिक नियम, जो समाज, धर्म, परिवार और संस्कृति मिलकर बनाते हैं, जैसे किससे शादी करना चाहिए, कितने बजे घर लौटना चाहिए, या त्यौहार कैसे मनाना चाहिए, किसके घर खाना चाहिए या किसके घर नहीं खाना चाहिए। ये अनौपचारिक नियम ही हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये हमारे मानसिक ढांचे का हिस्सा बन जाता है। समाज कहता है कि ये नियम हमें सुरक्षा, सामंजस्य और व्यवस्था देते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा कि कई बार यही नियम भेदभाव, अन्याय और शोषण का भी कारण बनते हैं? तो सवाल सिर्फ इतना ही नहीं कि नियम क्या होते हैं, सवाल यह भी है कि क्यों और किसके लिए होते हैं। समाज क्यों बनाता है नियम? मानव एक सामाजिक प्राणी है, यह बात हम किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन समाज बनाना कोई जैविक जरूरत नहीं थी, यह एक मानसिक और सामूहिक निर्णय था। प्रारंभिक मानव अकेला था, जंगल में खतरे थे, शेर, भूख, सर्दी, अजनबी। तब उसने सोचा अगर हम साथ रहें तो बच सकते हैं। यहीं से बना समाज। पर समाज सिर्फ साथ रहने के लिए नहीं था, बल्कि साथ रहने के नियम तय करने के लिए भी था। कौन पहले खाएगा, क्या सबको बराबर हिस्सा मिलेगा, कौन किससे शादी करेगा,
किस पर भरोसा किया जाए, किस पर नहीं। इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए नियम बने, नियम जो टकराव को टाले और सामूहिक जीवन को सुचारू बनाए। अब सवाल आता है, नियम बनते कैसे हैं? जब हम यह सवाल उठाते हैं कि नियम बनते कैसे हैं, तो हमें इतिहास के बहुत पीछे जाना पड़ेगा। उस दौर में जब कोई संविधान नहीं था, न राजा न अदालतें, उस समय नियम नहीं बनाए जाते थे, वे उगते थे। जैसे नदी किनारे अपने आप रास्ता बनता है, वैसे ही मानव व्यवहार और ज़रूरतों से धीरे धीरे नियमों की नींव रखी गई। ज़रूरतों से उपजे नियम मानव समूहों को एक साथ रहने के लिए कुछ आधारभूत समझौतों की आवश्यकता पड़ी। शिकार के बाद बड़ों को खाना पहले मिलेगा, पानी का स्रोत साझा किया गया, बच्चों को देखभाल सभी की जिम्मेदारी होगी, और धीरे धीरे ये आदतें नियम में बदल गई। डर से उपजे नियम मानव ने प्रकृति को न समझ पाने पर उससे डरना शुरू कर दिया। बिजली कड़की तो लगा भगवान नाराज है, बीमारी फैली तो कहा गया किसी ने पाप किया है, मृत्यु आई तो आत्मा और पुनर्जन्म का विचार आया। इन डर से बचने के लिए धार्मिक और सामाजिक नियमों का जन्म हुआ। जैसे जैसे समाज बड़ा होता गया, असहमति और संघर्ष भी बढ़ा। अब यह जरूरी हो गया कि किसी के पास निर्णय लेने का अधिकार हो और बाकी उसका पालन करें। यही से नेतृत्व, धर्मगुरु, राजा, पंचायत और अदालतें आईं, जो नियम तय करने लगे। इस तरह नियम कभी बनाए नहीं जाते, वे जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं और पीढ़ियों तक टिके रहते हैं। पर एक बार बन जाने के बाद क्या वो हमेशा प्रासंगिक रहते हैं, या फिर समय आने पर उसे बदलना भी चाहिए? जब हम नियम शब्द सुनते हैं तो हमारे भीतर एक अनकहा विश्वास जागता है, जैसे कि जो भी नियम है वो नैतिक, उचित और ज़रूरी होगा। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? सोचिए, क्या हर समय जो समाज में चलता आया है वो सही रहा है? कभी सती प्रथा भी एक सम्मानजनक परंपराएं मानी जाती थी। दास प्रथा, जाति व्यवस्था, बाल विवाह, इन सब को समाज कई शताब्दियों तक नैतिक नियम मानकर चलाया। लोगों ने उन्हें आंख मूंद कर स्वीकार भी किया, और किसी ने सवाल उठाया तो कहा गया यह हमारी परंपरा है। यहाँ एक गहरी बात छिपी है। समाज के नियम समय और स्थान के हिसाब से बदलते रहते हैं। जो आज अपराध है वह कल आदर्श था, और जो आज सामान्य है वह कभी पाप समझा जाता था। तो क्या इसका मतलब यह है कि नैतिकता भी अस्थायी नहीं होती? क्या सही और गलत के मापदंड भी बदलते रहते हैं? उत्तर है हाँ। नियम, नैतिकता और परंपराएं, ये सभी समय, सत्ता, संस्कृति और वर्ग विशेष की सोच से गढ़े जाते हैं और समय समय पर बदले भी जाते हैं। और जब सत्ता या सामाजिक सोच एक पक्षीय होती है तो नियम भी एक तरफा और अन्यायपूर्ण बन जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम नियमों को ईश्वर की वाणी समझकर न मानें, बल्कि उन्हें तर्क, करुणा और न्याय की कसौटी पर कसें। हर नियम सही नहीं होता, हर परंपरा पवित्र नहीं होती और हर व्यवस्था न्यायपूर्ण नहीं होती। असली जिम्मेदारी हमारी है। जो नियम हमें मिले हैं उसे बस निभाना नहीं, बल्कि समझना और परखना भी है। कौन तय करता है कि क्या सही है और क्या गलत? जब कोई कहता है यह सही है और यह गलत, तो क्या आपने कभी पूछा है किसने तय किया? क्या यह तय करने का अधिकार किसी एक व्यक्ति को है, किसी राजा को, किसी धर्म ग्रंथ को, या फिर बहुमत को? असल में सही और गलत का निर्धारण एक जटिल प्रक्रिया है जो इतिहास, सत्ता, संस्कृति और भावनाओं के जाल में बुनी होती है। धर्म और धार्मिक ग्रंथ, हजारों वर्षों से धर्म ने नैतिकता को परिभाषित किया है। क्या खाएं, कैसे रहें, किससे विवाह करें और किससे नहीं, इन सब का जवाब धर्म देता है। लेकिन क्या हर धर्म एक जैसा उत्तर देता है? नहीं। इसका मतलब है कि सही गलत का आधार धार्मिक मतों से भी अलग अलग है। सत्ता और शासन, राजा, संविधान या संसद भी तय करते हैं कि क्या वैध है और क्या अवैध है,
पर सवाल यह है, क्या जो वैध है वो हमेशा नैतिक भी होता है? नाजी जर्मनी में यहूदियों का कत्ल करते थे, लेकिन क्या वो सही था? समाज और परंपरा। समाज कहता है हमेशा से ऐसा होता आया है, इसलिए यह सही है, लेकिन परंपराएं भी तो समय के साथ गलत साबित हुई हैं। तर्क और विवेक। कभी कभी सही गलत का निर्णय एक व्यक्ति के अंतरात्मा, उसके तर्क और करुणा से आता है। इसलिए सही और गलत कोई अस्थायी नहीं, सार्वभौमिक सत्य नहीं है। यह समय, स्थान, संस्कृति और सत्ता के अनुसार बदलता रहता है, और इसलिए ज़रूरी है कि हम हर सही को सवाल की नज़र से देखें और हर गलत को समझने की कोशिश करें। जब कानून और समाज टकराते हैं, कानून कहता है सब समान है, समाज कहता है जाति पूछो पहले। कानून कहता है हर स्त्री को जानने का, निर्णय लेने का अधिकार है। समाज कहता है बहू की परंपरा निभानी चाहिए, अधिकार नहीं मांगनी चाहिए। यह टकराव केवल शब्दों का नहीं, यह टकराव दृष्टिकोण और विश्वासों का है। कानून एक वैधानिक व्यवस्था है जो लिखित होता है, तार्किक होता है और न्याय पर आधारित होने की कोशिश करता है। वही समाज एक जीवित परंपरा है जो अन्य लिखे नियमों को चलाता है, भावना और संस्कृति से संचालित होता है। जब कभी कानून समाज से आगे निकलता है तो समाज उसे अपनाने में संकोच करता है, विरोध करता है या नकार देता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अंतरजातीय विवाह कानून में मान्य है, पर समाज में अभी भी ऑनर किलिंग होती है। LGBTQ+ अधिकार कानून उसे मान्यता देता है, पर समाज उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखता है। महिलाओं को संपत्ति का अधिकार कानून समानता देता है, पर परिवार में कई बार उसे भाई का हिस्सा समझा जाता है। सवाल ये नहीं कि कौन सही है, कानून या समाज। सवाल ये है कि जब दोनों के बीच टकराव होता है तो पीड़ित होता कौन है? उत्तर है जो व्यक्ति वो बदलाव चाहता है। इसलिए समाज को चाहिए कि वह कानून से सिर्फ पीछे न चले, बल्कि विवेक और करुणा से आगे बढ़े। और कानून को चाहिए कि वह सिर्फ किताबों में न रहे, बल्कि ज़मीन पर समाज की सोच में उतर सके। नियम बदलते क्यों नहीं? इतिहास ने बार बार दिखाया है कि जो समाज समय के साथ नहीं बदला वह धीरे धीरे जड़ हो गया। फिर भी जब कोई पुराना नियम बदलने की बात करता है तो समाज चौंक जाता है, विरोध करता है, डरता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि मनुष्य स्वभाव से ही बदलाव से डरता है। जो चीज़ें वर्षों से चली आ रही है उन्हें तोड़ने में उसे बेचैनी होती है, भले ही वह अन्यायपूर्ण क्यों न हो। हम यह मान बैठते हैं कि जो हमेशा से होता आया है वही सही है। बहुत से नियम ऐसे बनाए जाते हैं कि किसी एक वर्ग, जाति या लिंग को विशेषाधिकार देते हैं। जब कोई उन नियमों को चुनौती देता है तो लोग डरते हैं कि कहीं उनकी सत्ता, उनका वर्चस्व न छिन जाए। कोई नियम धर्म या संस्कृति के नाम पर इतने गहराई से रोक दिए जाते हैं कि उन्हें चुनौती देना ईश्वर या परंपरा का अपमान माना जाता है। लोग कहते हैं यह तो ईश्वर विरोधी है, यह नास्तिक है। लेकिन कोई यह नहीं पूछता क्या ये संस्कार इंसानियत के खिलाफ तो नहीं है। जो भी व्यक्ति नियम तोड़ने की कोशिश करता है उसे असभ्य, विद्रोही या बागी कहकर समाज से बाहर कर दिया जाता है। इस डर से लोग चुप रह जाते हैं और बदलाव दम तोड़ देता है। नियम बदलना कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। हर बदलाव एक विचार से शुरू होता है, फिर एक आवाज़ बनता है और अंततः एक आंदोलन। सवाल यह नहीं है कि नियम क्यों नहीं बदले, सवाल यह है कि हम कब तक आंख मूंदकर उसे मानते रहेंगे। नया नियम कौन लाता है? हर समाज में एक समय आता है जब पुरानी दीवारें दरकने लगती हैं, नियम जर्जर हो जाते हैं, परंपराएं बोझ बन जाती हैं, और तब कहीं न कहीं कोई एक व्यक्ति खड़ा होता है और कहता है बस बहुत हुआ। यही वह क्षण होता है जब बदलाव जन्म लेता है। हर बदलाव की शुरुआत एक सवाल से होती है, क्यों एक महिला को संपत्ति का अधिकार नहीं देना चाहिए?
क्यों एक दलित मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता? क्यों किसी की पहचान उसकी प्रेम की स्वतंत्रता छीन ले? ये सवाल किसी किताब में नहीं होते, ये आत्मा की बेचैनी से उपजते हैं। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पर सवाल उठाया, अंबेडकर ने जाति प्रथा को अन्याय की चुनौती दी, गांधी ने असहयोग को अहिंसा से जोड़ा, सावित्रीबाई फुले ने स्त्री शिक्षा का बिगुल फूंका। इन लोगों ने अपने अपने समय में वह कहा जो समाज सुनना नहीं चाहता था। उन्हें तिरस्कार मिला, अपमान सहना पड़ा, कभी कभी जान की भी कीमत चुकानी पड़ी। हर बदलाव का नायक कोई महान पुरुष या महिला नहीं होता, वो कभी कभी हम आप जैसे लोग होते हैं जो एक दिन कह देते हैं अब और नहीं। नए नियम कोई सत्ता नहीं लाती, धर्म नहीं लाता, उन्हें लाते हैं वो लोग जो चुप नहीं रहते, जो अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ पर समाज से टकरा जाते हैं। क्योंकि इतिहास साक्षी है, हर नियम जो आज हमें सामान्य लगता है कभी किसी बागी का सपना था। जब हम यह समझ लेते हैं कि नियम हमेशा सही नहीं होते, कि समाज का हर आदेश अंतिम सत्य नहीं होता, तो अगला स्वाभाविक सवाल उठता है कि अब हमें क्या करें? क्या हम भी आंख मूंद कर परंपराओं को निभाते रहें या फिर किसी क्रांति की प्रतीक्षा करें? नहीं, बदलाव कहीं दूर नहीं होता, वह हमारे भीतर से शुरू होता है। हर नियम, हर परंपरा, हर मान्यताएं से पहले बस एक सवाल पूछिए, क्यों? जो भी उत्तर बिना तर्क, बिना करुणा और बिना न्याय के हैं, उन्हें मानने से इनकार कीजिए। पढ़िए, समझिए, इतिहास को देखिए। सिर्फ यह मत देखिए कि क्या कहा गया, देखिए किसने कहा, क्यों कहा, किसके लिए कहा। अगर आप मानते हैं कि स्त्री और पुरुष समान हैं तो व्यवहार में दिखाइए। अगर जातिवाद से आपको घिरना है तो उन्हें अपने रिश्ते और व्यवहार से बाहर निकालिए। हम वही समाज बनाते हैं जो हमारे भीतर जीते हैं। तो बदलाव की शुरुआत किसी नेता, धर्म या आंदोलन से नहीं, हमारे सोचने के तरीके से होती है। सिर्फ नियमों को निभाइए मत, उन्हें समझिए, परखिए और अगर ज़रूरत हो तो बदलिए। तो अब जब यह वीडियो समाप्त कर रहे हैं तो मैं आपसे कोई उत्तर नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि आपके भीतर कुछ प्रश्न पैदा हो। क्यों हम आज भी नियमों को ढो रहे हैं जो न्याय की जगह अन्याय को बचाते हैं? क्यों हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि ऐसा ही होता आया है, लेकिन यह नहीं सिखाते क्यों होता आया है? सोचिए, अगर अंबेडकर ने जाति व्यवस्था को नियम मान लिया होता, अगर राजा राम मोहन राय ने सती को परंपरा का कहकर छोड़ दिया होता, अगर गांधी ने अंग्रेजी हुकूमत को ईश्वर का आदेश समझ लिया होता, तो आज हम जो सांस ले रहे हैं शायद वह भी गुलामी की सांस होती।